ठीक है, किस ऑब्जेक्ट को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? अगर कोई पर्सन एक पर्सन बहुत भारी वेट का सामान लेके जा रहा है और एक पर्सन बहुत लाइट वेट का सामान लेके जा रहा है, तो वहां पे जो हैवी बॉडी या हैवी सामान जिस पर्सन ने उठाया होगा उसको रोकने के लिए हमको ज्यादा फोर्स लगेगा एज कम्पेयर टू लाइटर वेट के। तो यहाँ पर बताया गया है कि मास से रिलेटेड होता है मोमेंटम। दूसरा है वेलोसिटी। अगर दो इक्वल मास का ऑब्जेक्ट है और अलग अलग स्पीड से वो मूव कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस गाड़ी को रोकने के लिए जिसकी हायर वेलोसिटी है। ठीक है, दो गाड़ी चल रही है, एक आप ले लेंगे कि 10 किलोमीटर पर 1 आवर की स्पीड से चल रही है और एक चल रही है 50 किलोमीटर 1 आवर की स्पीड से। तो आपको यहाँ पे जो ज्यादा स्पीड वाला ऑब्जेक्ट होता है, ज्यादा स्पीड वाली जो गाड़ी होगी, उसको स्टॉप करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू लो वेलोसिटी के। यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे इसका, एग्जाम में इसका डेफिनेशन आता है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आता है। किसी भी बॉडी का मोमेंटम डिपेंड करता है उस बॉडी के मास और उस बॉडी के वेलोसिटी पे, इसलिए इसका फॉर्मूला इस क्रम में बताया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ the product of mass and velocity is called momentum। मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लाई को मोमेंटम कहा जाता है। लेट यहाँ पे m उस ऑब्जेक्ट का मास होगा, v उसकी वेलोसिटी होगी, तो फॉर्मूला बनेगा p इक्वल टू एम वी। p से मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं और इसका आपको यूनिट बनाना है, तो मास का यूनिट लिखेंगे यहाँ पर किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपका एसआई सिस्टम में बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और सीजे सिस्टम में बनेगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये निकलेगा यूनिट इसका मोमेंटम का। उसके बाद है द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन होता है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी की बात की गई है और वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, इस कारण से मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल लेंगे मास का और ये आपका है वेलोसिटी का। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो उसकी हेल्प से आपका मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकलेगा। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने बताया था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जितना आप फोर्स को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा उस बॉडी का मोमेंटम भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म मोशन कर रही है और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग उसका जो नेट फोर्स है वो 0 होगा, बिकॉज हमने उसमें कोई फोर्स नहीं लगाया हुआ है। अब उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है तो उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा और वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा तो उसके मोमेंटम में भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। मतलब कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स से उस बॉडी में वेलोसिटी आएगा और वेलोसिटी से मोमेंटम आता है। यहाँ पर देखेंगे कि रिलेशनशिप दिखाता है कि फोर्स के थ्रू ही उसके मोमेंटम में चेंजेस होता है। इसलिए न्यूटन ने कहा दिया था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला rate of change of momentum is directly proportional to the force।
उसको हमने यहाँ पर इंटरचेंज करके लिखा हुआ है, फोर्स को पहले और मोमेंटम को बाद में। लेट एम मास का एक बॉडी है जो जी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एफ फोर्स लगाने से इसका वेलोसिटी v बन जाएगा, u से v हो जाएगा, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी और इसका फाइनल वेलोसिटी। तो टाइमिंग यहाँ दिया है कि डेल की टाइमिंग जैसे जैसे फोर्स लगेगा टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी, मोमेंटम का फॉर्मूला P इक्वल टू एम वी होता है। इनिशियल मोमेंटम के लिए हम लेंगे यहाँ पे P1 और mv की जगह पर mu, बिकॉज जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी को बताता है। एंड द फाइनल मोमेंटम is P2 is equal to mv. चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, मोमेंटम में कितना चेंजेस होगा तो हम फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डेल पी इज इक्वल टू P2 माइनस P1। P2 की वैल्यू रखा, P1 की वैल्यू रखा, दोनों से m कॉमन निकल गया तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ m v माइनस u इसके बाद जैसे कि P2 माइनस P1 इज इक्वल टू होता है डेल P, वैसे ही V माइनस Q इज इक्वल टू होगा डेल V। ठीक है, यहाँ पर हमने डेल P इज इक्वल टू m इंटू डेल V रखा। इसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल P अपॉन डेल T इज इक्वल टू m डेल V अपॉन सॉरी डेल V और डेल टी दोनों साइड पे डेल टी का डिवाइड करेंगे क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ही उनमें चेंजेस आएगा। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे वो डेल टी का डिवाइड करेंगे, यहाँ वो डेल टी का डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे डेल टी का डिवाइड करेंगे यहाँ पर आपका एक टर्म बनेगा डेल वी अपॉन डेल टी जो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसके प्लेस में हमने यहाँ पर ए रख दिया। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ यहाँ अप्लाई करेंगे। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और मोमेंटम में कितना चेंजेस आया है एम ए, ये हमने निकाला है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा और यहाँ पे लेंथ का इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट लगेगा के जिसका वैल्यू होता है एफ सिस्टम में 1। हमारे पास फॉर्मूला आएगा एफ इक्वल टू एम ए। स्केलर फॉर्म में निकालना है एफ इक्वल टू एम ए, वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो एफ का वेक्टर इज इक्वल टू एम ए का वेक्टर, ये निकलेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 या 3। ये है आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन और फोर्स का फॉर्मूला। ऐसा समझ में? आगे देखते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? न्यूटन के सेकंड लॉ, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसका फॉर्मूला एफ इक्वल टू एम ए होगा। ए के प्लेस पर हम रखेंगे डेल वी अपॉन डेल टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और टाइमिंग को मल्टीप्लाई करेंगे एफ के बगल में और एम को डिवाइड करेंगे एफ के। ठीक है, ये आ गया आपका डेल वी इक्वल टू एफ अपॉन एम डेल टी। इस इक्वेशन से ये क्लियर होता है कि जो आपका वेलोसिटी है किसी बॉडी में वो चेंज होगा
कैसे? जैसे उसका मास चेंज होता है, मतलब कि जो वेलोसिटी है किसी बॉडी का वो दो तरीकों से प्रोड्यूस होती है बॉडी में। सबसे पहले तो फर्स्ट होगा बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, अगर आपको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ही फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगाना है तो वहाँ पे आपका लार्ज फोर्स लगेगा। एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट, तो हिटिंग ए बॉल विथ अ बैट। अगर आपको एक बॉल को बैट से मारना है तो अगर आप उस बॉल को बहुत तेजी से मारते हैं तो वो बॉल बहुत दूर तक जा करके फेंकाता है, मतलब कि आपने जब वहाँ पर फोर्स लगाया तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन का फोर्स था, मतलब बहुत कम टाइम के लिए फोर्स लगाया, लेकिन कम टाइम के फोर्स में वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर चली जाती है। तो इसमें लिखा गया है बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, सॉरी बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो लार्ज एरिया कवर करेगा, लेकिन अगर उसी बॉल को आप धीरे से मारते हैं तो आपका जो टाइम है वो लॉन्ग हो जाता है और उसका जो वो है फोर्स है, तो उसका जो एरिया कवर करने का तरीका है वो आपका कम हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, इन ड्राइविंग ए नेल इनटू वॉल विथ अ हैमर। अगर किसी नेल को आपको किसी वॉल में इंसर्ट करना है तो आप उसको बहुत ही फास्टली या बहुत तेजी से उसको हैमर से मारते हैं तो जाकर के वो अंदर एंटर करेगा। अदरवाइज अगर आप बहुत धीरे धीरे करेंगे तो वो जो नेल है वो उस वॉल के अंदर पे इंसर्ट नहीं हो पाता है। यहाँ पे जो इम्पल्स बताया गया है वो यही बताया गया है कि फोर्स से डायरेक्टली रिलेटेड होता है इम्पल्स। तो द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स ड्यू टू इट्स एप्लीकेशन इज कॉल्ड इम्पल्स। जो फोर्स का टोटल इफेक्ट होता है उसी को इम्पल्स कहा जाता है और इसका फॉर्मूला है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स, जिसको जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने किसी बॉडी पे एफ फोर्स लगाया हुआ है और स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt के लिए लगाया हुआ है। इस इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे लगेगा डीजे के फॉर्म में बनेगा, टी आपका dt के फॉर्म में आ जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन में साइन लगेगा। अब लेंगे हम डीजे के लिए लिमिट और टाइमिंग के लिए लिमिट, सॉरी टाइमिंग के लिए लिमिट लेंगे t1 से t2। स्टार्टिंग में उस ऑब्जेक्ट का जो टाइमिंग था वो t1 था, बाद में बढ़ के t2 हो गया, तो t1 से t2 टाइमिंग लेंगे। उसके बाद इम्पल्स का फॉर्मूला j इक्वल टू एफ इंटू डी टी, यहाँ पर लगेगा लिमिट क्योंकि यहाँ t वाला टर्म है, यहाँ लिमिट नहीं लगेगा। फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ जो है वो कॉमन बाहर आ जाता है, अंदर बचेगा t1 से t2 dt और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा dt का t लिमिट और लिमिट को पुट करेंगे t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1 जो है वो चेंज इन टाइम के लिए शो कर रहा है, उसी जगह पे आ जाएगा डेल टी। तो फॉर्मूला बनेगा j इक्वल टू एफ डेल टी, ये बनेगा इम्पल्स का फॉर्मूला। है समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसके बाद पेज नंबर आपके पास न्यू बुक है या पुरानी बुक है, मैं फोटो शेयर कर रही हूँ, उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है इम्पल्स, तो उसको आप उससे रीड करेंगे। फिर आगे का टॉपिक हम लोग कल देखेंगे, डेरिवेशन है 300 न्यूटन थर्ड लॉ का। मैं थर्ड लॉ भी बता दे रही हूँ और ये एग्जाम्पल को मैं फोटो सेंड करूँगी, उसको आप खुद से करेंगे। बहुत ही इजी है, समझ में नहीं आएगा पूछेंगे मुझसे। देखेंगे पेज नंबर, ये मेरी बुक में 302 दिया हुआ है, आपकी बुक में मिलेगा। इम्पल्स का एग्जाम्पल है ये। अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग क्रिकेट बॉल। जो
क्रिकेट का प्लेयर होता है अपने हाथों को वो नीचे करता है जब वो बॉल को फेंका जाता है उसको कैच करने के लिए, उसका रीजन क्या होगा? सर्कस में जो नेट लगा होता है उस नेट पे जो आर्टिस्ट है वो जंप करता है जोर जोर से और उसी पे गिरता है। इसका रीजन, अगर हम किसी चीज को या अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा हाइट से गिरता है तो अगर वो हार्ड फ्लोर पे गिरेगा तो उसको हर्ट होता है और वो सैंड पे गिरेगा तो उसको हर्ट नहीं होता है। इसका क्या रीजन होता है? इसके अलावा ग्लास का कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो हार्ड फ्लोर पे गिरेगा तो वो टूट जाता है और सॉफ्ट फ्लोर पे नहीं टूटता है। और लास्ट है आपका, ऑटोमोबाइल्स आर प्रोवाइड विथ स्प्रिंग सिस्टम। जो बाइक होती है, बाइक का जो पीछे का चक्का होता है या आगे का, उसमें देखेंगे आपको चक्के के ऊपर में इस तरह से, चक्के की इस साइड से इस तरह से स्प्रिंग स्प्रिंग जैसा कुछ स्प्रिंग सिस्टम लगा होता है, जिसके कारण से जो सीट होती है सीट जब ऊपर नीचे होती है तो स्प्रिंग भी आपका ऊपर नीचे होता है। उसका क्या रीजन होता है? ठीक है, सारे एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। मैं न्यूटन का थर्ड लॉ बता रही हूँ। न्यूटन ने थर्ड लॉ क्या बताया था कि हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। अगर आप किसी बड़े से ऑब्जेक्ट को या किसी बड़ी सी चीज को अगर आप मारने जाते हैं या उसको धक्का देने जाएंगे तो उसके साथ साथ आपको भी झटका लगता है। इसका मतलब क्या होगा कि आपने जो भी एक्शन किया उसका आपको रिएक्शन होता है और वो भी उल्टा रिएक्शन होता है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ में फर्स्ट दिया है, व्हाइल पुलिंग आउट बकेट फुल ऑफ वाटर a well, if the rope breaks the man fall backward। ठीक है, अगर कुएं से हम पानी निकालते हैं पानी भर के और अगर वो रस्सी बीच में टूट जाती है तो वो जो पानी निकालने वाला इंसान होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन पे गिर जाता है। ये देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि ये कुआं बनाया गया है और कुएं से बाल्टी से पानी निकाला जा रहा है और यहाँ पर कोई पर्सन निकाल रहा है। जैसे ही वो रस्सी बीच से टूटती है बाल्टी वाटर में मतलब वेल में चला जाता है और वो पर्सन पीछे की ओर गिर जाता है बिकॉज ऑफ न्यूटन के थर्ड लॉ से। उसका जो एक्शन था उस एक्शन के साथ साथ उसको इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी होता है। सेकंड है, व्हाइल फायरिंग ए बुलेट फ्रॉम ए गन द गनर एक्सपीरियंस अ बैकवर्ड जर्क। बंदूक चलाते समय जब सामने की ओर गोली निकलती है तो उस बंदूक चलाने वाले पर्सन को बैकवर्ड डायरेक्शन पे झटका लगता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड, अगर कोई पर्सन बोट के शोर से मतलब बोट के किनारे से अगर कूदने की कोशिश करता है तो वो अपने पैर को पीछे की ओर करता है जिससे कि मतलब नाव को पीछे की ओर धक्का देता है और वो पानी में आगे की ओर कूद जाता है। तो इस तरह से जैसे ही वो आगे जाता है तो वो उस नाव को पीछे की ओर झटका देता है या धक्का देता है। यहाँ पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। जिस तरह से पानी में तैरते समय जो पर्सन जब तैरता है तो अपने हाथों से अपने पैरों से वाटर को पीछे की ओर करता है तभी वो आगे की ओर बढ़ पाता है। सेम है जैसे कि हम वॉक करते हैं, जमीन पे चलते हैं ग्राउंड पे, तो आप देखेंगे अपने पैर को आप इस तरह से चलते जैसे कि आप अपने उस रोड को या उस स्ट्रेट पाथ को पीछे की ओर कर रहे हैं तो ही आप उसमें आगे की तरफ चल पाते हैं। तो हर एक यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल बताया गया तो हर एक एग्जाम्पल में न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। किस तरह से जिस एक्शन को आप करते हैं उसका इक्वल और अपोजिट दोनों ही रिएक्शन आपको लगता है। इसके बाद जो डेरिवेशन है उसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगी। अभी तक मैंने जो बताया और जो पेज नंबर 302 पे बताया उस एग्जाम्पल को देखेंगे और उसको समझेंगे और मुझसे डाउट पूछेंगे। ठीक है? यस मैम। ठीक है, मीटिंग मैं एंड कर रही हूँ।